हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अरीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं फ्रॉम योर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर को बिगिन होने से पहले हम लोग फटाफट समझ लेते कि यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं। बेसिकली ये जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड होगा एंड सर्टेन पोर्शन आपको दिखेगा नीचे, वहां पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस चैप्टर में, तो आप इनको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे एग्जाम देने से पहले आप एक बार ब्रीफली ग्रो थ्रू कर सकते हैं एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी क्लैरिटी हुई है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब ये वाले जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके या तो ऑलरेडी आ चुके हैं बोर्ड्स में या तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। तो यही इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अगेन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन वन वे और अनदर इंक्रीजेस। तो उसी रीजन से आप इन वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लेना एक बार। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रहता है कि नहीं हम सिर्फ नोट्स से पढ़ पाते हैं, तो आपको नोट्स का भी नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। वो जो नोट्स हैं वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल के नोट्स नहीं, उसके साथ साथ आपके जितने मेजर ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स आर वेरी इंटरेक्टिव इन नेचर, उसमें फ्लो चार्ट्स बना के आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाया होगा एंड आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। अब अगर इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शंस है इस चैप्टर में जिसको हम लोग साथ में अभी मिलके अनरैवल करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज जो है चैप्टर का, इधर यहाँ पे उन्होंने सर्टेन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, राइट। अब ये जो सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं अबाउट यू नो कि मतलब कैसे इंसान घूमने जा रहा है, कोई मतलब अपने बर्थडे के लिए कुछ परचेज कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फार्मर्स के सुसाइड के बारे में लिख रखा है, दैट द फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज उनके जो सीड्स लिए थे उन्होंने महंगे वाले फ्रॉम एमएनसीज, वो फेल हो गए थे और उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, और किसी यूरोपियन कंपनी ने अपने इंडियन राइवल को खरीद लिया है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे इधर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि गर्ल्स हु आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। अब इन सब एग्जाम्पल में क्या एक चीज कॉमन है? वो एक चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे दो प्लेयर्स है आपके, दो या फिर दो से ज्यादा प्लेयर्स। एक प्लेयर है जो विद इन कंट्री है और एक प्लेयर है जो बाहर किसी कंट्री से है, या फिर जो प्लेयर विद इन कंट्रीज ही है दोनों, पर इन्फ्लुएंस बाहर की कंट्री से आ रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल जो वर्ड है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म से। हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, या तो प्रोडक्ट्स हम लोगों को इंटरकनेक्टेडनेस से मिल रहे हैं, या हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो बिकॉज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस हम इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया ग्लोबलाइजेशन का। ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स थे, उसके साथ साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी थे। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर शुरू होते ही हम बता सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो एज अ आइडिया फंडामेंटली इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोज। फ्लोज मतलब कुछ जा रहा है कहीं ना कहीं से। अब इधर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोज ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यूएसए से कुछ बन के आता है और वो यहाँ पे बिकता है, या फिर चाइना से जो हमको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाइना में बनते हैं और यहाँ आके बिक रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ कमोडिटी है। फ्लो ऑफ पीपल भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। फ्लो ऑफ पीपल कैसे इंक्लूड होता है कि यहाँ इंडिया से लोग चले गए यूएसए, या फिर इंडिया से लोग चले गए किसी यूरोपियन डेवलप्ड नेशन में काम करने, तो दैट इज अ फ्लो ऑफ पीपल, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका फ्लो ऑफ पीपल। फ्लो ऑफ आइडियाज इज इन फैक्ट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा है बहुत बार क्या होता है कि जब हम अपने आसपास की कंट्रीज में डेवलपमेंट्स देखते हैं तो हमारी खुद की कंट्री में भी हम उन चीजों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी जब यूएसए में अबॉर्शन वाला लॉ लाया गया था, उसको हटाया गया था कि अब अबॉर्शन नहीं कर सकते काफी स्टेट्स में, तो इंडिया में भी बहुत सारा डिस्कशन शुरू हो गया था। एंड देन द सुप्रीम कोर्ट हैड टू से कि नहीं ऐसा नहीं है, वी आर गिविंग यू द राइट टू अबॉर्ट। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये डिस्कशन स्टार्ट होना ही इज एन कॉन्सेप्ट, कि यहाँ से आइडिया आपका जो है वो फ्लो होके इधर आया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज फंडामेंटली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोज। और यहाँ पे क्रूशियल एलिमेंट क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है उसके वजह से फ्लो हो पा रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस देखे जाते हैं,
इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस देखे जाते हैं, कल्चरल, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ में पड़ता है, आपकी इकोनॉमिक लाइफ में पड़ता है, आपके कल्चरल में पड़ता है। कैसे पड़ता है आगे हम उसको एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट काफी अनइवन रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको बहुत ज्यादा स्केल पे देखा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत काफी स्केल में देखा जाएगा। बहुत सारी कंट्री होगी जहां पे वो बहुत आइसोलेटेड तरीके से रहते होंगे, वो कनेक्ट नहीं करते होंगे। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूएसए जो था वो एक एग्जाम्पल हो गया आइसोलेशन का, ठीक है, कि वो आपके कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो हम लोगों से यहाँ पे मतलब ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका इम्पैक्ट अनइवन है। इसके साथ साथ बेनिफिट्स जिन लोगों को मिल रहे हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, या फिर बेनिफिट्स बहुत कम को मिल रहा है, डिसएडवांटेज में ज्यादा लोग होते हैं। तो उन सब चीजों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हम सब ने ये समझ लिया है कि ये आपका ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल, ठीक है। अब ये जो आइडिया है, क्या ये नोवेल आइडिया है? नोवेल मतलब क्या ये नया कोई आइडिया है? क्या ये बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है? नहीं। जब हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वहां पे उस टाइम पे भी कुछ 3000 साल पहले भी वहां पे हम लोगों ने नोटिस किया है कि उधर डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ट्रेड हो रहा था, ठीक है। हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं अबाउट ट्रेड हैपनिंग बिटवीन सर्टेन प्लेसेस। तो बहुत टाइम से ही ट्रेड हुआ जा रहा है, बहुत टाइम से ही ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज अ वेरी अर्ली फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाउएवर आज के दिन पे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन जो अर्लियर टाइम्स में हो रहा था। अब इसका रीजन क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहा है, ऑलराइट, एंड बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर हम लोग अर्लियर टाइम से देखें तो वहां पे आप अपने या तो जो शिप्स होते थे मोस्टली वही यूज होते थे, तो उनके थ्रू आपको कितने मतलब महीनों की जर्नी करनी होती थी बिफोर यू एक्चुअली रीच अ प्लेस। फिर वहां जाके लोगों से बात करना यूज्ड टू बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन लैंग्वेज बैरियर्स, एंड देन उसके बाद वहां पे कमोडिटी सेल करना यूज्ड टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। बट आज के दिन में बिकॉज हम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज भी आ चुकी है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म करेंसी है डॉलर, राइट। तो इन सब चीजों के साथ साथ क्या हो जाता है, हमारा कमोडिटी एक्सचेंज, हमारा आइडियाज एक्सचेंज, हमारा पीपल एक्सचेंज ज्यादा स्केल पे बढ़ चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट वी हैव हैड, राइट। टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, माइक्रोचिप आ गए, इन लोगों ने वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जब प्रिंटिंग पहली बार आया था तो आइडियाज इतने बड़ी स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, एंड इससे नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स अराइज हो रहे थे। नेशंस क्या होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स अराइज हो रहे थे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द अकरेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमिना, ऑलराइट। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के थ्रू ही ज्यादा आसानी से और ज्यादा फटाफट हम लोग एक दूसरे से फ्लो में जा पा रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो दिस इज नॉट ओनली मतलब कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम लोग को डील करना पड़ेगा एज कंट्रीज ऑल टुगेदर। शायद से कोई कंट्री होगी वो कहेगी कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही नहीं है किसी के साथ, ऑल्दो दैट वुड बी अ ब्लंडर मतलब वाला डिसीजन। बट अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ट्रेड ही नहीं करना है किसी के साथ, हम अपने में ही रहेंगे, हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, जो बना रहे वही यूज करेंगे और वही खाएंगे, इफ अ कंट्री डिसाइड्स दैट। बट अब इश्यू क्या आ जाता है, देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप ग्लोबल लेवल पे ही आप एक उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैंडेमिक आ जाता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, राइट। अब ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आप मतलब सिर्फ एक नेशनल बाउंड्री के विद इन नहीं रहता। अगर चाइना में इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर वहां हो रहे हैं तो वहां से कहीं ना कहीं से पैटर्न हो जाएगा, वहां से लोग आ रहे होंगे और उसके चक्कर में इंडिया में भी केसेस बढ़ना बड़े शुरू हो जाएंगे। तो इसी रीजन से सब लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो देर आर सर्टेन इश्यूज जो नेशनल बाउंड्रीज के विद इन नहीं रहते हैं, उनको हमको डील करना ही पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन अकर्स फॉर दैट रीजन एज वेल। अब अगर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो यहां से शुरू हो जाता है इस चैप्टर के कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये चैप्टर जो है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप देखोगे जो मैं पहला पॉइंट बोल रही हूँ वो सेकंड पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रही हूँ वो थर्ड पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो इधर ये ध्यान रखना कि ये सारे जो है कि पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, उनका ये ओपिनियन है, ठीक है, या फिर ये फिनोमिनाज हैं जो अकर करते हैं साइमल्टेनियसली भी कभी कभी। तो इन सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की ग्लोबलाइजेशन के, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो लोगों का पॉलिटिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक लेवल पे लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आने से स्टेट की कैपेसिटी जो हो गई है वो काफी हद तक मतलब इरोड हो चुकी है, ऑलराइट, इरोजन हो चुका है। अब इसका क्या मतलब होगा कि स्टेट के जो पावर हुआ करता था पुराने टाइम पे, जब ग्लोबलाइजेशन उतना ज्यादा मतलब इंडिया में स्प्रेड नहीं था, वो थोड़ा कम हो चुका है। ऐसा हम नोटिस कर सकते हैं इन कंट्रीज लाइक यूएसए, जहां पे स्पेसिफिकली ये ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत एक कैपिटलिस्ट मॉडल पे चलती है। तो वहां पे देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो सर्टेन वेलफेयर इश्यूज जो होते हैं उस पर नहीं डील करती है, बिकॉज उसको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, हमको लिबरलाइज करना है अपने आप को। ऑलराइट, लिबरलाइज करना होगा। स्टेट अगर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, स्टेट आपकी मतलब गवर्नमेंट जितना इन्वॉल्व होता है, जितना ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा आपके इकोनॉमिक डिसीजंस वगैरह में, उतना ज्यादा डिले होता है, उतना ज्यादा आपको गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट देना होता है, तो आपका भी मतलब प्रॉफिट शेयर कम होता जाता है। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए, टू मेक श्योर कि ऐसा कोई भी इश्यू ना आए, गवर्नमेंट की पावर इरोड हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टेप बैक। तो स्टेट की कैपेसिटी काफी हद तक हम देख सकते हैं कि इरोड हो जाती है। ऑल्सो जो पुराने टाइम पे मतलब जो लोग मानते थे कि वेलफेयर फंक्शंस होते थे जो मतलब गवर्नमेंट को ही काम करना होगा जिनके ऊपर, वो भी काफी हद तक कम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो बहुत सारी खुल रही हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी एमएनसीज होती हैं। तो अब उनको जब इंडिया में आना होता है तो उनको इंडिया में बुलाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़े रूल्स चेंज करने पड़ जाते हैं, जिससे वो ज्यादा आए, जिससे ज्यादा वो फ्रीली ऑपरेट कर सके इन द नेशन, जिससे हमारा नेशन भी डेवलप कर सके। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पावर इरोड हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि गवर्नमेंट की पावर हमेशा रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, जो स्टेट है वो प्राइमेसी अपना वो रहता ही है उसका, वो अनचैलेंज रहता है। ठीक है, आप ग्लोबलाइजेशन करो, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह करो, बट स्टेट की जो मेजर पावर है, लॉ एंड ऑर्डर की पावर हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी के जितने इश्यूज हो जाते हैं, वो सब इश्यूज जो है वो स्टेट आराम से डील कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि जो पावर ऑफ द स्टेट है दैट रिमेन्स अनचैलेंज्ड। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन। थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि जो स्टेट की पावर होती है वो एक्चुअली में इनफैक्ट एनहांस हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो मानते हैं कि स्टेट की पावर इंक्रीज हो चुकी है इनफैक्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन यहाँ पे ये है कि जब आपके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो आप अपने लोगों के ऊपर ज्यादा अच्छे से रूल कर पाओगे, गवर्न कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट कहीं स्टोर करती है, अब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना, वो सारा काम गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो दैट इज अगेन यहाँ पे हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट की पावर्स इनफैक्ट एनहांस भी हो गई है। सो दिस इज वेयर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हम लोग जब भी मतलब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं मोस्टली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे ही फोकस रहता है, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन सोचते हैं मोस्टली हम लोग सोचते हैं ट्रेड के बारे में, ट्रेड ऑफ कमोडिटीज के बारे में। हम जब अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो गए तो आप लोगों ने आईएमएफ का नाम सुना होगा, डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा। तो ये जो है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि ट्रेड कैसे हो रहा है। डब्ल्यूटीओ का नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है आपका। तो इन सब का काम होता है देखना कि ट्रेड एंड वेलफेयर कैसे आपकी पूरी इकोनॉमीज ऑपरेट करती हैं इन अ ग्लोबल सेटिंग। तो ये सब आपका यहाँ पे काम हो जाता है। अब अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सब तो होती हैं, कंट्रीज भी होती हैं, कंट्रीज के अलावा एमएनसीज भी होती है जो प्राइवेट एक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट सेटअप करते हैं। ठीक है, प्राइवेटली जाके इन्वेस्ट करते हैं कंट्रीज के विद इन। तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ज्यादा इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ दिस इज वॉलंटरी एंड सम ऑफ दिस इज फोर्स। इसका क्या मतलब हो गया? एज अ कंट्री इंडिया जो हम है, हम वॉलंटरी एक्सचेंज करते हैं। जब हम लोग अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे होता है, बट अनफॉर्चुनेटली सर्टेन कंट्रीज दे आर फोर्स्ड टू गिव इन टू दिस सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज यहाँ पे उन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, दे हैव टू डेवलप देयर नेशंस। तो कभी कभी उनको फोर्सफुली भी यहाँ पे डाल दिया जाता है। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितने ज्यादा हद तक जाके इन्फ्लुएंस करता है
अब अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये जो है इससे आपको ग्रेटर ट्रेड हो गया कमोडिटीज का थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिस्ट्रिक्शंस जो होते थे आपके पहले कि आप इतना ही मतलब कोटा वाला जो सिस्टम होता था कि इतने ही गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो, इतने ही गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर जो टैरिफ वाला सिस्टम होता था वो काफी हद तक हट चुका है। तो इसका रीजन अगेन यही है, जिससे इकोनॉमीज डेवलप कर सके तो स्टेट ने एक स्टेप बैक ले लिया है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आपकी जो रिच कंट्रीज होती हैं अब वो शुरू कर रही है इन्वेस्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज के विद इन, जिससे उनको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। पर अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें अगेन उसका ने सेम डिग्री पे सब लोगों को नहीं इम्पैक्ट किया है, सेम डिग्री पे सब लोगों को बेनिफिट नहीं किया है। काफी कंट्रीज है जहां पे उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कोई और कंट्री आके डेवलप्ड कंट्री आके उनके रिसोर्सेज छीन के चली जाती है। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वो कभी कभी मतलब दोनों साइड से खेल रहे होते हैं। एक तरफ यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है कि मतलब यूएस की कंपनीज आना चाहती है इंडिया में, कॉल सेंटर्स बनाना चाहती है इंडिया के विद इन आना चाहती है। क्यों? क्योंकि लेबर चीप पड़ जाता है उनको यहाँ पे। तो दे वॉन्ट टू गेट इन टू द इंडियन इकोनॉमी, दे वॉन्ट टू वर्क ओवर हियर, दे वॉन्ट टू ऑपरेट ओवर हियर। हाउएवर यहाँ से जब आपको यूएसए जाना होता है तो आजकल तो आप न्यूज में भी देखते होगे वीजा के लिए मतलब कितना ज्यादा प्रोसेस लंबा हो चुका है। लोगों को एक एक साल बाद की डेट्स मिल रही है वीजा इंटरव्यूज के लिए। तो ये भी एक डेवलप्ड नेशन का हम कह सकते हैं एक तरीके से डबल वो है, बट वो कहीं हद तक ठीक भी है बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि उनके कंट्री के लोगों की जॉब्स ना जाए। तो वो अपना बेनिफिट हमेशा वो अपने ही देखते आए हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जो है अगेन उसमें has led to similar policies adopted by government in different parts of the world. This has generated vastly different outcomes in different parts of the world. अब ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो अगेन यही हो जाता है, जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है हर कंट्री को कि आप लिबरलाइज करो, आप प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करो, ग्लोबलाइजेशन करो, वर्ल्ड ट्रेड में आओ, जिससे आप लोग डेवलप हो पाओ। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी कंट्रीज पीछे रह गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज दब भी चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सोशल जस्टिस के विद इन हमको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग अगर स्टेट को इन्वॉल्व नहीं रखेंगे इन सब काम में, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, तो आपकी कंट्री इम्पोवरिश होती जाएगी ऑल द मोर। ओके, ऑल द मोर आपकी कंट्री पीछे जाती जाएगी, ऑल द मोर बैकवर्ड जाती रह जाएगी। तो वो कहते हैं कि सर्टेन सोशल नेट सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए जिससे हम मिनिमाइज कर सके ये जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। बहुत सारे लोग हैं वो तो ये भी बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को थोड़े टाइम के लिए रोक देना चाहिए, फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन को स्पेसिफिकली। और एक इससे क्या होगा, जो आपकी वीकर कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा डेवलप कर सकती हैं बिफोर अगेन एंटरिंग द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो अपने रिसोर्सेज को और अपना इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती हैं। अब एडवोकेट्स जो होते हैं आपके इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीरेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डीरेगुलेशन मतलब कि उनका बिलीफ है कि अगर दो लोग साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट उसमें कर रहे हैं, तो उनका हक है कि वो बिजनेस कर सकते हैं। स्टेट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, स्टेट को बार बार दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज एसेंशियली व्हाट डीरेगुलेशन इज। दे बिलीव कि इकोनॉमिक जब आपका वो होगा ग्रोथ, इकोनॉमिक आपकी ग्लोबलाइजेशन होगी, इट वुड बेनिफिट द एंटायर वर्ल्ड। वो आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, मतलब ये तो होके ही रहेगा, तुम लोग जितना भी मना करो वो होना ही होना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी से ही ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, जो मोर मॉडरेट सपोर्टर्स है ग्लोबलाइजेशन की, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा एडवोकेट जो हो जाते हैं। मॉडरेट सपोर्टर्स का ये कहना है कि हाँ ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट अगर हम लोग अच्छे से एक बार सोच समझ के आगे बढ़े तो दैट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर अस एज वेल। पर हम लोगों को अनक्रिटिकली आगे नहीं बढ़ना। अनक्रिटिकली मतलब कि हम लोगों को उसके क्रिटिसिज्म पे भी ध्यान देते हुए बढ़ना होगा आगे। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग हर चीज को अच्छे से थ्रू आउट मतलब सोच के आगे बढ़ रहे हैं। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो कल्चरल पे भी आपकी इम्पैक्ट आ जाता है। अब कल्चर इम्पैक्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट? पॉलिटिकल इम्पैक्ट इज आपके डे टू डे लाइफ में आपका स्टेट का रोल कितना है आपके विद इन, राइट, दैट इज पॉलिटिकल। इकोनॉमिक इज आपका प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल आ रहा है, उसमें स्टेट कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कल्चरल इज आपके डेली सोशल लाइफ में कैसे ग्लोबलाइजेशन आपके उसमें आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस करते हैं कि यूएसए के जो थॉट प्रोसेसेस है, वेस्टर्न कल्चर की जो थॉट प्रोसेसेस है, दैट हैव बिकम द प्रोमिनेंट थॉट प्रोसेसेस। इससे क्या हो चुका है, इससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन का
थ्रेट एक आ चुका है, एक यूनिफॉर्म कल्चर एग्जिस्टेंस का थ्रेट आ चुका है हमारे ऊपर। इसका मतलब है कि एक आपका कल्चर है जो डोमिनेंट कल्चर होके राइज हो रहा है, ऑलराइट। यूएसए का कल्चर कि हम ब्लू जीन्स पहनेंगे, मैकडोनल्ड्स खाएंगे, राइट। तो वो सब जो है वो एक तरीके से वो आ गया है, एंड वो सारे थॉट प्रोसेसेस जो यूएसए का कल्चर अपने साथ रहता है वो भी सबके ऊपर स्प्रेड हो रहा है। तो ये आप जैसे आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हुए कि मतलब आजकल तो मतलब पुराने ट्रेडिशंस वगैरह चले गए। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट ओनली, कि आजकल हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं बाय द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो मैकडोनल्डाइजेशन जो है वो दिस इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट हाउ डोमिनेंट द अमेरिकन ड्रीम हैज एसेंशियली बिकेम। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी देखना हमारे को जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता कि मतलब जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा डोमिनेट कर जाता है कि हमारा कल्चर गायब हो जाता है या हमारे ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। इट इज जस्ट कि जब बाहर से भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है तो इट एनलार्जेस आवर ओन चॉइसेस। इसका क्या मतलब है कि पहले हमारे पास सिर्फ मसाला डोसा था, या फिर हमारे पास सिर्फ उत्तपम था, या फिर जो भी आपका डिश होता होगा आपकी लोकल उसमें, बट अब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी हैव एक्सेस टू बर्गर, पिज्जा वगैरह। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोगों का एक तरीके से चॉइसेस बढ़ गया। तो दिस पर्सपेक्टिव इज सेइंग कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। एंड द अदर पर्सपेक्टिव is the perspective of which is exactly opposite to cultural homogenization, that is cultural heterogenization। मतलब कि जब कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो और डाइवर्स एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर क्रिएट करते हैं। एक चीज हो जाती है कि एक कल्चर आ गया, वो मिला एंड उसने नोटिस किया कि ये वाला कल्चर ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये वाला कल्चर जो है पहले वाला वो एग्जिस्ट करना बंद हो गया। एक चीज होती है कि नहीं ये दोनों साथ में आ गए तो बस आपका ऑप्शंस बढ़ गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है अबाउट हेट्रोजेनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब है कि जब दो कल्चर्स एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो खुद में ही एक नया और डिस्टिंक्टिव कल्चर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा आजकल बहुत सारा फ्यूजन में खाना मिलता है, तो वो इसका यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंडिया, अगर हम लोग इकोनॉमिकली अगर हम अपना पास देखें तो जब कॉलोनियल रूल हो रहा था तो उस टाइम पे इंडिया जो था वो एक तरीके से कॉलोनर, हमारे जो कॉलोनाइजर्स था उनका एक प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था। मतलब कि यहाँ से वो गुड्स ले लेते थे एंड रॉ मटेरियल ले लेते थे और वहां जाके पूरा काम करके बेचते इंडिया में थे। तो इससे आप देख सकते हो कि हम लोग एक तरीके से बस एक प्रोवाइड जो होती है, मतलब जो मुर्गी होती है जो अंडा देती है, वैसे बन गए थे हम लोग ब्रिटिश के रूल के अंडर। तो जब जैसे ही ये लोग गए, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। वी हैड टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन बिकॉज जब ब्रिटिश लेफ्ट अस हमारी इकोनॉमी वाज वेरी पुअर। तो गवर्नमेंट आई, इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे डिस्कस किया, 5 ईयर प्लान वगैरह बनाया, बट इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बहुत एक स्लगिश रेट पे हम कह सकते हैं ग्रो हुई। ठीक है, फेयरली बहुत धीरे धीरे करके ग्रो हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज तब भी आ रहे थे। फिर 1991 में इंडिया ने एक बहुत बोल्ड मूव लिया एंड जुलाई के महीने में इंडिया ने एलपीजी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। एलपीजी सिस्टम क्या है? L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज मतलब कि लिबरल होना, फ्री होना, गवर्नमेंट के बहुत सारा जो कंट्रोल था उसको हटा देना। ठीक है, टैरिफ पे जो कंट्रोल था, कोटा वाला जो सिस्टम था, आपको जो एक्सेस पेपर वर्क करना होता था हर चीज के लिए, वो वाला सब सिस्टम हटा दिया। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट खुद का ब्रेड बेचती थी एक पॉइंट पे, तो अब उन सब चीजों को हटाना, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना अपना काम करने में, इन सब फील्ड्स में आने के लिए, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए इंडिया जो है वो बहुत ही फास्ट रेट पे यहाँ पे ग्रो करने लग गया। बट ऑब्वियसली अगेन रेजिस्टेंस तो हर जगह से आता ही है ग्लोबलाइजेशन के लिए, एंड इंडिया हैज आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट्स ओन ग्लोबलाइजेशन वेंचर। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमको पता है लेफ्ट विंग होता है और राइट विंग होता है। अब लेफ्ट विंग क्या होता है? लेफ्ट विंग आपका वो विंग है जो चाहता है कि बेसिकली रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए, एंड दे वांट कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे जो पुअर है वो अपलिफ्ट हो जाए। अब के लेफ्ट विंग जो करता है वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जब वो अपने पॉइंट्स रखता है, सो इट सेज कि ग्लोबल कैपिटलिज्म से जो रिच लोग हैं वो रिचर हो रहे हैं एंड पुअर लोग हैं वो पुअर होते जाते हैं, एंड रिच पीपल आर आल्सो बिकमिंग फ्यूअर।
तो इनका बेसिकली ये मतलब है कि बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आता जा रहा है एंड बहुत सारी मेजोरिटी के पास बहुत कम पैसा रह जा रहा है। उसके साथ अगेन ऑब्वियसली स्टेट की भी पावर कम होती जा रही है। अब इनका मकसद ही यही है कि स्टेट पॉलिसीज बनाए जिससे अपलिफ्ट हो सके, तो दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग फॉर देम। आपका जो पॉलिटिकल राइट विंग है, राइट विंग क्या चाहता है? राइट विंग चाहते हैं कि इकोनॉमी मतलब फ्री हो, फ्री मार्केट पे प्ले करना चाहता है वो। अब उसको एंजाइटी हो जाती है, पहले तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसको अगेन यहाँ पे स्टेट वीकन हो जाएगा। बोथ केसेस में स्टेट के वीकन होने से डर लगता है। इकोनॉमिकली वो चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंस के टाइम पे चला जाए, प्रोटेक्शनिज्म के टाइम पे। अब प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शनिज्म का ये मतलब होता है कि हम ज्यादा बाउंड्रीज लगा देते हैं अपने उसमें, कि हम लोग यहाँ पे सर्टेन फील्ड्स में हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, वहां बाहर से मटेरियल आने नहीं देंगे इंडिया में। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे मन में तो यही रहता है कि ठीक है जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज है उसमें वो ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता ही नहीं है, वो प्रॉस्पर ही नहीं कर पाती है, वो डेवलप नहीं हो पाती, बिकॉज कोई इंसेंटिव ही नहीं होता है उनके पास टू एक्चुअली बिकम बेटर। तो यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म वगैरह में इकोनॉमिकली उन लोगों को जाना है। कल्चरली अगर हम लोग बात करें तो कल्चरली मतलब ऑब्वियसली उनको लगता है कि हमारे जो ओल्ड एज ट्रेडिशंस है वो खत्म हो जाएंगे, जो आपका अमेरिका का डोमिनेंट कल्चर है वो ऊपर हमारे पास आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स में करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से अपोज नहीं है, बस मतलब वो ग्लोबलाइजेशन को, सर्टेन ग्लोबलाइजेशन को एक फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म की तरह देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे नेशंस है जहां पे हेविली इन्वेस्ट कर रखा है, और वहां पे अब वो न्यू कॉलोनियलिज्म को परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो वहां जाके अपने इकोनॉमिक गुड्स फोर्सफुली बेच रहा है, फोर्सफुली अपने इकोनॉमी को बढ़ाने की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चाइना इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन दिस, एंड वो एक तरीके का इंपीरियलिज्म ही है। 1999 में आपका यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग दैट, और यहाँ पे वाइड स्प्रेड हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से प्रोटेस्ट देखा गया था सियाटल में। ठीक है, लोग कह रहे थे कि आपके जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, जो आपकी इकोनॉमिकली पावरफुल मतलब डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसके साथ साथ आपका WSF जो है, वर्ल्ड सोशल फोरम, तो दिस इज बेसिकली अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां पे आप देखोगे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं, यूथ, वुमेन एंड न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करने के लिए ये लोग आते हैं कि आज के डेट में जो इस तरीके की ग्लोबलाइजेशन होगी जहाँ पे फोर्सफुली हम लोगों को लोग वो कह रहे हैं कि आप अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करें, उनको अपोज करने आते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्स्ट WSF मीटिंग जो थी वो पोर्टो एल्गेर में हुई थी, ब्राजील में। ठीक है, इन द ईयर 2001। 2004 में इंडिया में मीटिंग हुई थी इन मुंबई, एंड लेटेस्ट मीटिंग जो थी आपकी 2018 इन ब्राजील। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, अगेन इंडिया में भी हम लोग लेफ्ट विंग एंड राइट विंग से देखेंगे। लेफ्ट विंग की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेड यूनियंस वगैरह की बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। ठीक है, ट्रेड यूनियंस एज वेल एज मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर इंटरेस्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देखा गया है कि लिबरलाइजेशन के ऊपर सर्टेन इश्यूज, कि मतलब कितने हद तक लिबरलाइज करना चाहिए, कि स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए हर चीज में। नहीं हम लोग प्राइवेटाइज कर सकते, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, उसमें प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा हद तक घुसने नहीं देना चाहिए। उन सब चीजों पर भी डिस्कशन जो है, एंड उसके साथ नीम जो है उसको पेटेंट कर रहे थे बहुत सारे अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, क्रिटिसिज्म बहुत, मतलब उनने क्रिटिसाइज किया है ग्लोबलाइजेशन को। राइट विंग की बात करें तो राइट विंग अगेन हमने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉरेन टीवी चैनल्स एंड उसके साथ आपका केबल नेटवर्क्स जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड वैलेंटाइंस डे वगैरह, एंड ऑब्वियसली लाइक गर्ल्स क्या कपड़े पहनती है स्कूल में वगैरह, उन सब के अगेंस्ट वो रहता है बहुत हद तक। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ज्यादा इस चैप्टर में आपको फोकस उतना है नहीं, ज्यादा इशू नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का रेजिस्टेंस आप पढ़ लेना, एंड ये आई गेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे WTO एंड WSF मीटिंग्स के बारे में भी लिख रखा है, ये भी आपके बहुत, हम कह सकते हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही आपके यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेशली दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड आई विल श्योरली मेक श्योर कि मैं आपको वहाँ पे आके आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर अभी तक समझ में आया। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि आपको जनरली समझ में आया है चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।